अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, हाल ही में एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पर आया। वो स्कैंडल था पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों से शादी, जिसके बाद इनको चीन ले जाया जाता है और इन लड़कियों के मुताबिक जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है और इनकार पर इनके जिस्मानी आज़ा को फ़रोख्त किया जाता है। इन शादियों के लिए ना सिर्फ गरीब मुसलमान लड़कियों बल्कि ख़ास तौर पे गरीब मसीह लड़कियों को हदफ बनाया गया। लड़कियों के वालिदैन को झांसा दिया जाता कि लड़का अमीर है और अपने मज़हब तब्दील करके या तो मुसलमान हो गया या ईसाई। फिर इन लड़कियों को चीन में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाई जाते हैं। चीनी लड़के बज़ाहिर एक मुनज़्ज़म ग्रोह की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें चीनी एजेंट्स के अलावा इनके पाकिस्तानी एजेंट्स और मैरिज ब्यूरोज भी शामिल हैं, जो कि मौलवियों और पादरियों से राब्ते में थे और मौलवियों से इन चीनी लड़कों के मुसलमान होने का सर्टिफिकेट लिया जाता था, जबकि पादरियों से ईसाई होने का सर्टिफिकेट लिया जाता था। इस जाल बिछाने में वकीलों की भी मदद ली जाती थी, जो लड़कियों से इस बात के सर्टिफिकेट दस्तखत करवाते हैं कि शादी वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। इसके बाद लड़की को 1 माह तक पाकिस्तान में रखा जाता है। शिनाख्ती कार्ड पर नाम की तब्दीली और सफरी दस्तावेजात तैयार होते हैं। इसके दौरान लड़कियों को चीनी जुबान भी सिखाई जाती है और फिर चीन भेज दिया जाता है। इसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या होता है, ये बता रही हैं मरियम और समीना। मुस्तकबिल के हसीन सपने दिखाकर मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वालों ने गुजरांवाला के कई घरों को भी उजाड़ डाला। चीनी बाशिंदों के लिए रिश्ते ढूंढने वाले एजेंट्स ने गुजरांवाला के इलाके सलीम कॉलोनी, अजीज कॉलोनी, फ्रांसिसाबाद, खोकर की और अमन चौक को हदफ बनाया। सरगोदा और पंजाब के दीगर पसमानदा इलाकों से भी लड़कियों को चीन स्मगल करने के लिए गुजरांवाला लाया जाता है। लड़कियों को चीन स्मगल करने वाले इस गिरोह का नेटवर्क इस्लामाबाद और गिलगित तक फैला हुआ है। एजेंट्स ने वालिदैन को सुहाने ख्वाब दिखाए और 200 से ज्यादा लड़कियों को चीनी लड़कों के साथ ब्याह डाला। करवाने के बाद इसी तरह शादी हुई। मैं चाइना चली गई। चाइना जाने के बाद मैं वहाँ से मतलब मारते थे, तशद्दुद करते थे। इसी वजह से मैं उधर से एम्बेसी वालों से रब्ता करने के बाद एम्बेसी से कॉल मुझे आई। कॉल करने के बाद उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की। इस गिरोह में शामिल पाकिस्तानी एजेंट पहले चीनी बाशिंदों से भारी रकम 25 लाख तक वसूल करते और फिर 5 लाख रुपए लड़की वालों को देकर इन्हें शादी के लिए राजी करते। रिश्ते करवाने का रेट 1.5 लाख रुपए मुकर्रर था, जो भी चीनी लड़के से वसूल किया जाता। लड़की का पासपोर्ट, जाली मुस्लिम सर्टिफिकेट बनवाना और वीजा लगवाना एजेंट की जिम्मेदारी थी। निकाह ख्वाह और पादरी हज़रात की फीस 25,000 तक मुकर्रर है। FIA की कार्रवाइयाँ शुरू होने के बाद से ये लोग मंजर से गायब हैं। उसके बाद इन्होंने तो बड़े सपने वहाए इंज होएगा, लेकिन उत्थे गए थे अंदा कुछ भी नहीं सी। उत्थे ना मैनूं खाण नूं देंदे हन, ना कोई शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं सी करते हैं। मैं जो काटनी अपनी पॉकेट मनी चो काटनी है तो उल्टा मेरे से जुल्म करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कानून उस वक्त हरकत में आता है जब बेशतर लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होता है। लड़कियों को चाइना भिजवाते वक्त लालची वालिदैन ने ये नहीं सोचा कि उनके साथ वहाँ पर क्या सलूक होगा, और अब नतीजा सबके सामने है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज़, गुजरांवाला। ये थे राजा हबीब गुजरांवाला से। नाज़रीन, कुछ लड़कियां चीन में अपने चीनी शौहरों के साथ खुश हैं, पर रावलपिंडी की बीनिश ने हमें बताया कि वो कैसे चीनी बाशिंदों से शादी के बाद इस जाल में फंसने से बच गई। बीनिश उन बहुत सी लड़कियों में से एक है जिनकी शादी पाकिस्तान में आए हुए चीनी लड़के से हुई, लेकिन कुछ ही अरसे में उनको इस बात का पता चल गया कि ये शादी एक धोखे से की गई। बीनिश का कहना है कि उनकी शादी उनके मामू ने करवाई थी। मेरे मामू ने कहा कि मुझे शक ना हो, मैं वो शक भी अपना क्लियर कर लूँ, तो उनको मैं मस्जिद लेके गया। मस्जिद जाके इनसे कलमा सुना तो उन्होंने इमाम साहब ने सर्टिफिकेट कलमे पे दे दिया। बीनिश की शादी सोचांग नामी चीनी लड़के से हुई, जबकि बीनिश के मामू के मैरिज ब्यूरो के जरिए रिश्ता भिजवाने वाले ग्रोह में सोंग सरबराह और 2 पाकिस्तानी लड़के साजिद और रफीक ट्रांसलेटर्स और सहूलतकार हैं। कुछ खबरों के मुताबिक चीनी लड़कों ने पाकिस्तानी लड़कियों और उनके वालिदैन को पैसे भी दिए, लेकिन बीनिश कहती है कि उनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीनिश और उसके चीनी शोहर की आपस में बात एक ट्रांसलेटर ऐप के जरिए होती थी। अब वो इंग्लिश जानता था ना वो उर्दू जानता था। कम्युनिकेट हम लोग इस तरह करते थे कि WeChat पर मोबाइल में एक ट्रांसलेटर ऐप उसने डाउनलोड की थी, जो वो अपनी लैंग्वेज में लिखता था, ट्रांसलेट मुझे इंग्लिश में हो जाती थी। बीनिश ये भी कहती है कि जल्दी ही उसे पता चल गया था कि वो चीनी लड़का मुसलमान नहीं था। तो सबसे बड़ी बात खुली मेरे पर शॉकिंग कि वो मुस्लिम नहीं है।
कि जब मैंने उसे कहा वजू करो, वजू नहीं पता, कहते हैं हम बाय बर्थ मुस्लिम, हमारे दिल में अल्लाह है। बिनिश का राब्ता FIA से कैसे हुआ, इसके बारे में वो बताती हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अपना खुला का दावा किया था, खुला का कोर्ट में मैंने केस किया। मेरे वकील साजिद महमूद के मतलब महमूद है, बहुत अच्छे वकील हैं, तो मैंने उनसे जाके उनसे सारी बात डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप खुला का पहले तो अपनी शादी ख़त्म कर रही। तो मैंने खुला कर जब दावा दायर किया तो उनको समन मिला, सोंग और साजिद को ना जब समन मिला ना मेरी तरफ से, तो फिर उसके बाद ना ये मुझे फ़ोन पे भी गालियाँ बकी और करैक्टर पे बात करें, क्योंकि इनकी एक इन लोगों की ना मेन बात इन लोगों ने पकड़ ली कि ये पाकिस्तानियों की जाके करैक्टर पे बात करेंगे ना तो वो चुप हो जाएंगे। फिर मैंने लीगल नोटिस भिजवाया, लीगल नोटिस के बावजूद ये बात नहीं आई तो मैंने FIA में कंप्लेन की। इस वक्त उसका शौहर कहाँ है, बिनिश को ये नहीं मालूम, लेकिन FIA ने बाकी 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है। FIA वालों ने सोंग, साजिद, रफीक इन सबको गिरफ्तार किया। तो FIA वालों ने उनसे पूछा कि इसका हस्बैंड किधर है, कहते वो चाइना चला गया। बिनिश कहती है कि क्योंकि उन्होंने इस फ्रॉड गिरोह को पकड़वाया है, इसलिए उन्हें अब इन लोगों से खतरा है। यही हुकूमत से अपील करूंगी कि भाई इस मसले का हल निकाले, हमारा हक भी दिलाया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, क्योंकि मुझे साजिद हुसैन से, सोंग से, रफीक से खतरा है। अगर मुझे कल कुछ भी होता है तो इनकी जिम्मेदार ये लोग हैं। FIA की तहकीकात के मुताबिक नाजरीन अब तक 1500 चीनी लड़कों की पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादियों का इंकशाफ हुआ है। FIA पंजाब के फैसलाबाद रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद म्यो का कहना था कि उन्हें मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक जो लड़कियां जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए मौजू नहीं रहती थीं, उन्हें इंसानी आज़ा की तजारत में इस्तेमाल किया जाता था। इनके जिस्म से यूट्रस यानी बच्चादानी निकाल कर आज़ा की बैन अल-अक़वामी ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती थी, मगर चीनी इस खबर को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में चीनी सफारतकार ली चियानचाओ के मुताबिक उन्हें खबरों की तहकीकात होने के बायस 90 पाकिस्तानी लड़कियों के चीन के वीज़े रोक लिए गए हैं और FIA के मुताबिक लाहौर में 11 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक फैसलाबाद में 25 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि इस्लामाबाद रावलपिंडी से चीनी बाशिंदों के साथ पाकिस्तानी सहूलतकारों समेत 14 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरावाला से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस अहम मौजू के पर हमने बात करने के लिए दावत दी है एजाज आलम साहब को। आप पंजाब के वजीर हैं बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर और आप PTI के आप अहम लीडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ होंगे सरूप एजाज साहब, ह्यूमन राइट्स वॉच से आपका ताल्लुक़ है और आप ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो हाल ही में बयान जारी किया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और चीन इस ब्राइड ट्रैफिकिंग पर एक्शन लें। सलीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं, इन लड़कियों की जाली शादियों पर आवाज़ उठा रहे हैं और कई अरसे से उठा रहे हैं। एहसन कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, गिरफ्तार चीनी बाशिंदों के और अदालतों में चलने वाले केसेस की वो इस वक्त पैरवी कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मिनिस्टर साहब आपसे शुरू कर रही हूँ कि अब बीनिश हमें ये बता रही है कि उसकी जान को ख़तरा है, कि उसको धमकियाँ आ रही हैं उन लोगों से जिन्होंने पहले इसकी शादी इस चीनी बाशिंदे से कराई। हुकूमत किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ इनको दे सकती है? हमें इतला मिली कि इसका जो बहुत बड़ा ग्रोह है वो गुजरांवाला में काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आ रही थी कि जिसमें हम उनको पकड़ा जा सके। तो इसके बाद नहीं, मगर 2 एप्लीकेशंस तो फाइल हुई हैं जी गुजरांवाला में और सुना है कि 200 लड़कियां हैं जिस तरह उनकी शादियां हुई थी और 2 एप्लीकेशंस आपके पास ऑलरेडी हैं गुजरांवाला में, मगर गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। देखिए फैसलाबाद में आपको पता है कि फैसलाबाद में भी गिरफ्तार हुए हैं ये लोग, हमारे पादरी भी गिरफ्तार हुए हैं। फिर यहाँ पे डिवाइन गार्डन जो हुआ है यहाँ पे काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसके अलावा ये जो जिस बच्चियों की बात कर रही हैं कि ये समझ रही हैं कि इनकी जान को ख़तरा है, तो ये हमें पूरा अपना एड्रेस दें, हम इनके लिए बंदोबस्त करते हैं इनकी प्रोटेक्शन का। तो ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको ये एड्रेस दे दूंगी, मगर अगेन मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि ये जो रैकेट है इसके ऊपर क्लैंप डाउन मुकम्मल तौर पर कब होगा और इतनी देर से आपको कैसे पता चला कि ये हो रहा है? ये तो कई महीनों से हो रहा है। देखें ये हो रहा था लेकिन इसकी एविडेंस नहीं आ रही थी। हमने एक लड़की को तो हमने FIA के ज़रिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ से उतरवा लिया था,
लेकिन अगले दिन वो अदालत में 164 की स्टेटमेंट देगी कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अब बात यह है कि इसमें पैसा और लालच इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि पेरेंट्स भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमने यहाँ पे जो क्रिश्चियन चैनल है आइजक टीवी के ज़रिए हमने ऐलानात कराए, हमने स्लाइड चलाई कि खुदा के लिए ये अपनी बच्चियों को आप बचाएं, ये जो ग्रोह काम कर रहे हैं आपको लालच देकर आपकी बच्चियों को पता नहीं कहाँ लेकर जाए। कितनी लड़कियां होंगी आपके अंदाजे से? ये जो हमारे दादोशुमार के मुताबिक पंजाब से हम जो लगाया तो 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं। 1000 से ज़्यादा। अच्छा सलीम इकबाल साहब, अब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह एजाज साहब बता रहे हैं कि जी 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, मुझे ये बताइए कि ये मामला कब से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, या क्या हुकूमत ने जो एक्शन लिया है उससे सब मोहतात हो गए हैं और ये जो एक सिस्टम था यहाँ से पाकिस्तानी लड़कियों को वहाँ लेके जाना, ये अब ख़त्म हो गया? मैम थैंक यू वेरी मच। ये अक्टूबर से मेरे इल्म में ये बात आई, अक्टूबर में मैंने आवाज़ उठाई और फिर मैंने एजाज़ आलम साहब को बताया कि इन इलाकों में बैनर्स भी लगे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ एजाज़ आलम साहब का। इन्होंने फ़ौरन वो बैनर्स भी उतरवाए और वहाँ पे मुतलका जो पुलिस अफसरान हैं उनको भी हिदायत की कि आप अपने तौर पे भी सर्च करें, जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन भी लें। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। कल भी एक जोड़ा लाहौर FIA अपना एयरपोर्ट से एक जोड़े को गिरफ्तार किया। वो इकट्ठे तो नहीं थे लेकिन वो 1 बाय 1 करके जा रहे थे। और इसमें अब तक तकरीबन कोई मैंने जो फिगर तब दिया था कोई 1200 के करीब था कि 1200 के करीब जो लोग जो जा चुके हैं। अब जो चाइनीज डिप्टी चीफ है उस जी इसमें मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं बिल्कुल। और चाइनीज डिप्टी चीफ ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कोई मतलब जिस्म फरोशी नहीं हो रही या उनके जो जिस्मानी अज़ा ये नहीं निकाले जा रहे। मैं आपसे सिर्फ ये आपके TV चैनल के ज़रिए ये लोगों को और उनके बयान की तरदीद करना चाहूँगा कि ये चाइनीज़ जो हैं ये लड़की की उम्र नहीं देखते, ये 13 साल की लड़की नहीं देखते, ये 40 साल की लड़की नहीं देखते। मैम इन्होंने 2 सगी बहनें 2 पाकिस्तानी क्रिश्चियन सगे भाइयों के साथ ब्याही हुई थी। प्रेग्नेंट औरतों को निकाह पे निकाह करके ब्याह कर ले गए माँ बाप को पैसा देकर, और उसके बाद एक गूंगी लड़की के साथ शादी की, एक ज़हनी माजूर लड़की के साथ शादी की। और इसी तरीके से कोई इनका क्राइटेरिया नहीं। हम जब पाकिस्तान में कहीं अपना रिश्ता करते हैं किसी बहन बेटी का तो हम लड़के का किरदार या लड़की का किरदार, उसकी तालीम, एजुकेशन, नहीं तो ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है ना कि जी ये लड़कियां भी हमें बता रही हैं जिनका हमने भी इंटरव्यू किया है कि उनको वहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में कहा जाता है कि जी आप ये करें, या उनको कहते हैं कि जी हम जिस्म का कोई आज़ाद निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में भी तो ऐसे इनके सहूलतकार हैं, वो बताती हैं कि जी पादरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर मौलवी भी इन्वॉल्व हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कि मैम जब ये सारी चीज़ें नहीं देखते तो इस तरीके से ज़हनी माजूर लड़कियां, गूंगी लड़कियां लेकर जाने का क्या मकसद क्या है इनका? सिर्फ इनका इंटरेस्ट ये है कि मेडिकल करवाते हैं, लड़कियां फिट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसी तरफ लेके जा रही हैं कि जिस्म फरोशी और जिस्मानी आज़ाद निकालने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ आ जाते हैं पादी साहबान और ये जो हमारे दीन फरोश लोग हैं, ये नाम नहाद पास्टर्स हैं। ये अभी आपने बताया कि 25,000 नहीं, ये 1-1 लाख तक जो लेते हैं, 2-2 लाख तक लेते हैं। इनका पैकेज रिश्ता करवाने से शादी लड़की को चाइना लेकर जाने तक 2 लाख तक का पादरी जो है ये रिसीव कर रहे हैं। और इसी तरीके से मौलवी साहबान क्रिश्चियन होने का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी ये अपनी तरफ से जारी करते हैं। और फिर जब हमने ये आवाज़ उठाई कि ये क्रिश्चियन नहीं है, इनके पास चर्च का कोई लेटर नहीं होता, तो इन पादरी साहबान ने चाइनीज चर्च के जाली जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बना के देना शुरू कर दिए। एजाज साहब ऐसे कोई पादरी या मौलवी गिरफ्तार हुए? जी हाँ, फैसलाबाद में 2 जी पास्टर जाहिद गिरफ्तार हुआ है FIA। मेरी बात कर हाँ जी, जब मेरी बात उनसे करवाई गई तो मैंने कहा कि आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपकी जो मिनिस्ट्री है वहाँ से रजिस्टर्ड हैं। जब हमने यहाँ उसका रिकॉर्ड देखा तो उसका रिकॉर्ड नहीं था। उससे ज्यादा मगर आपने कहा ना कि सिर्फ फैसलाबाद में गिरफ्तार हुए, लाहौर में गिरफ्तार हुए, गुजरावाला में तो गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। देखें वहाँ हमारी एक्चुअली ये टीम भी, वहाँ हमारी टीम असल में जब ये शादी हो रही थी उस वक्त पहुँच गए थे। ठीक है तो अच्छा, एहसन कामरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये ऐसे वकील हैं जो इस वक्त चाइनीज़ की पैरवी कर रहे हैं, केसेस की पैरवी कर रहे हैं।
एहसन कामरान साहब, जहां तक मैंने देखा है, आपसे भी पहले बात हुई, आपके जो क्लाइंट्स हैं चाइनीज बशिंदे, वो ये कह रहे हैं कि जी हम बेकसूर हैं और हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। हम लोग चाइनीज काउंसलेट और काफी इंडिविजुअल्स के साथ मिलके इसकी केस को ज्यादा डीप देख रहे हैं। अभी तक खाली जहां तक हमें देखा गया है, जो FIA की रिपोर्ट हमें मिली है, दोज आर ऑल एलिगेशंस। अभी तक हमारे सामने कोई प्रूफ सामने आया नहीं है और हम उसी का वेट कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जारी किया जाए और जब ये ट्रायल होए तो इंटरव्यूज होए और देखा जाए कि इसमें प्रूफ किधर है और किसकी गलती है। इन द एंड ऑफ द डे देखिए जी, हमारे पाकिस्तान की औरतों की जो इज्जत है उसकी अपहोल्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और अगर इसमें कोई खराबी आ रही है तो सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मगर हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं और जब तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट नहीं होएगा हमें वो चीज नहीं पता लगेगी और हम उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। मगर एहसन कामरान साहब, हमें तो ये भी बताया जा रहा है कि जो चीनी बाशिंदे हैं उनके खिलाफ लोग सबूत देने से डर रहे हैं, तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे फॉलो होगा? देखिए जी, ये तो बातें ही हैं और एलिगेशंस ही हैं। जिस तरह अभी आप लोगों ने खुद कहा कि 1500 शादियां हुई हैं, आइसोलेटेड केसेस भी हो सकते हैं, एक दो उसमें से शादी हो जाती है, बड़े बड़े शादियों के बीच में मसले हो जाते हैं, पैसों का लेना देना है, घर वालों ने पैसे लिए हैं, ये भी हो सकता है कि रिवर्स में वो ब्लैक चाइनीज को कर रहे हैं। जहां तक हमें कोई रिपोर्ट है इस तरह का तो कोई किसी को धमकियां या कोई नहीं दी गई, बल्कि जहां तक हमें पता गया है कि चाइनीज औरतों की वीडियोस आई हैं, पाकिस्तानी औरतों की जो चाइना में हैं, जो बड़ी खुश हैं, और यहाँ तक हमें बताया गया कि कुछ औरतें प्रेग्नेंट हैं जिनको वापस लाया जा रहा है गवाही देने के लिए। अच्छा, तो ये तो जब गवाही देने के लिए क्या कि हम खुश हैं? जी, बड़ी खुश हैं। उनकी अच्छा। वीडियो रिपोर्ट्स आई हैं अपने मियों के साथ और बड़ी कुछ औरतों का हमें ये भी बताया गया है कि वो तो बात आपकी दुरुस्त है एहसन साहब, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हर कोई के साथ ये नहीं हुआ है। कुछ ऐसी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो बहुत खुश भी हैं, मगर आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो चाइनीज़ बाशिंदे हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसके बरक्स वो क्या कहते हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं जी कि FIA ने हमसे पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, हमें उठा के वो लोग ले गए हैं। अभी तक उन्होंने हमारी कोई टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड सही तरह नहीं किया है, उनकी कोई पेशी नहीं हुई है, बल्कि जो पाकिस्तानी पार्टनर्स थे उनकी बेल भी हो चुकी है। जहां तक हमें पता लगा है, जो पाकिस्तानी मिले हुए थे, जो इन चाइनीज के पार्टनर थे मैरिज ब्यूरो के अंदर, मगर चाइनीज की बेल क्यों नहीं हुई है, उसकी क्या वो अभी तक हम FIA से रहे हैं एंड होपफुली हम इसको जल्द से जल्द प्रोसेस कर सकेंगे, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज काउंसलेट भी यही चाहती है कि ये जल्द से जल्द हो, और अगर कोई भी चाइनीज हैं जिनकी कोई एट फॉल्ट हैं तो उन्हें पनिशमेंट उसी वक्त फौरन मिलनी चाहिए है। मगर एहसन साहब ये बताइए कि क्या इन चीनी बाशिंदों ने अपना मजहब तब्दील किया है? ये तो देखें जी, अल्लाह और उसके इंसान के बीच में होता है। आप मजहब जब किसी से पूछते हैं तो आप उनसे कलमा पूछते हैं, नमाज पूछते हैं। नहीं, उन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा, आपने पूछा होगा उनसे कि आपने क्या मजहब तब्दील किया है? उन्होंने तो कहा है जी, देखिए उन्होंने कहा जी हमने शादियां करनी है, अगर उसमें से ज्यादातर क्रिश्चियन ही हैं जिन्होंने क्रिश्चियन औरतों से किया है। अभी तक हमें तो किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने मजहब चेंज किया है। जाज साहब आपकी जानिब आऊंगी। सवाल ये है, सुनिए, कि अगर पाकिस्तानियों को सहूलतकारों को बेल मिल रही है तो फिर चाइनीज़ को बेल नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी तो किनारा कशी करके इसमें से निकल गए, तो वो चाइनीज़ जो है वो उनके पर मुकदमे चलेंगे, जो चलने भी चाहिए। मगर बहरहाल ये सिचुएशन समझ में आ रही है जो एहसन साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं एहसन साहब की कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, देखिए हर किसी का फंडामेंटल राइट्स है कि वो शादी कर सके अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बात ये है कि ये उसी वक्त ये क्रिश्चियन होते हैं, उसी वक्त ही शादी होती है, और शादी भी मोस्टली खुफिया होती हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर ये शादी करना चाहते हैं तो ये बाकायदा एक तरीक़ेकार के मुताबिक, अगर ये क्रिश्चियन होना चाहते हैं या मुस्लिम होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई जो सबूत नहीं मिलता। तो इसमें देखें,
अब ये छुप छुपा के जो शादियां होती हैं और इतनी अर्जेंट होती हैं कि जिसकी समझ नहीं आती। नाज़रीन, दे लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद हम इजाज साहब से पूछेंगे कि ये जो मामला है ये दीगर शहरों में भी हो रहा है, हुकूमत क्या ऐसे कदम उठाएगी जिसके नतीजे के अंदर ये जो पूरा स्मगलिंग रैकेट है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों के साथ जाली शादियों के स्कैंडल की, जहां इनको चाइना ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे और एज़ा फरोख्त करने पर मजबूर किया जाता है। सलीम इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह एहसन कामरान साहब कह रहे हैं कि अभी जब सबूत आएंगे तो पता चलेगा कि चीनी बाशिंदे बेकसूर हैं या वाकई इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। इस वक्त इतने सबूत हैं और वो लोग सामने आने के लिए तैयार हैं कि वो चीनी बाशिंदों के खिलाफ सबूत दे सकेंगे कि ये केस आगे भी बढ़े? जी मैम, बिल्कुल ऐसी बात है कि FIA जो बयान रिकॉर्ड कर रही है आज भी, बल्कि मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों ने बयान दिए और उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है कि हमें जिस्म फरोशी पे मजबूर किया जाता था और ये अपनी बीवियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद ये कि 2 लड़कियों ने ये भी कहा है कि हमारी 2-2 बोतलें खून की निकाली गई। और मैं आपको यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा, फ्रांसाबाद से एक लड़की है समिया। अब वो उसको जब चाइना लेके जाया जाता गुजरनावाला से, उसका मेडिकल करवाया जाता तो मेडिकल में वो सुपर फिट आ रही है। और जैसे वो चाइना पहुँचती है, चाइना से पाकिस्तान आती है 3 महीने के बाद, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसका काला स्याह रंग हो जाता है, पहचान ही नहीं वो जा रही। और शुरू में तो हमें ये पता चला कि उसकी कमर पे कोई कट शट है, लेकिन ये चूँकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक माफिया है और जो लड़का कैसर पकड़ा गया डिवाइन गार्डन से, उसने उसके घर वालों को पैसा दिया, लड़की की डेथ हो गई है, उन्होंने चुप करके दफना दिया और मेरा ख्याल जनाजे में 4-5 लोग शामिल थे। और वो लड़की चाइना से आते ही उसकी डेथ होगी और घर वाले की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और मेडिकल में भी जनरल हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया गया। मगर सलीम साहब, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर घर वाले बात ही नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह एहसन कामरान साहब कह रहे हैं कि सबूत है नहीं, तो कोर्ट को तो, अदालत को तो सबूत चाहिए। नहीं मैम, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो कर रहे हैं, पैसे दे के लड़कियां खरीद रहे हैं और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये है कि लड़कियां जो बयान दे रही हैं, जो चाइना से वापस आई हैं, उन्होंने भी बयान दिए। तो एम्बेसी के NOCs भी इनके पास नहीं है। आप किसी मुल्क में जाते हैं शादी करनी है तो उसका कोई NOC तो आपके पास होना चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है। तो इसका मतलब है एम्बेसीज, जो चाइनीज एम्बेसी है उसके अंदर भी शायद कोई इन्वॉल्व हो। जी डेफिनेटली, देखिए उनके पास NOC है ही नहीं शादी के। देखिए ना, आप किसी दूसरे मुल्क में शादी करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपनी एम्बेसी को तो इन्फॉर्म करते हैं, एम्बेसी तो आपको इजाजत देती है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शादी करने के लिए NOC कौन सा चाहिए होता है? ये कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं, इन्होंने शादियां की, इनके घर वाले इसलिए आगे नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने शायद पैसे लिए हुए हैं, शायद वो भी कन्विक्ट हो जाएं इस केस के अंदर। अगर कोई वन ऑफ केस हो गया है, एवरी मैरिज इज नॉट अ हैप्पी मैरिज, और उसके अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि कल को कोई शायद कोई प्रोमिसेस किए हैं जो पूरे ना किए हैं तो लड़की वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। जहां तक कन्विक्शन की बात आती है, ट्रायल की बात आती है कि पाकिस्तान में होगा कि चाइना में होगा, ये दोनों जगह हो सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज एम्बेसी इज रेडी टू टेक अप दीज केसेस। उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बुलाई है, उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी की है और वो रेडी हैं कि जिधर कोई अगर चाइनीज इंडिविजुअल उनका नाम खराब कर रहा है तो वो उसे सख्त से सख्त सजा दें। हमारे साथ बड़ी दफा ये हुआ है कि हमारे पास कोई केस आया है जिसमें कोई चाइनीज ने कोई क्रिमिनल हरकत की है और चाइनीज काउंसलेट ने हमें कहा हुआ है कि आप इस केस को नहीं ना, लेट देम सिट इन अ पाकिस्तानी जेल एंड लर्न देयर लेसन। जो पाकिस्तान और चाइना की इस वक्त एक बहुत हाईली स्टेक्ड फ्रेंडशिप है, उसको ना पाकिस्तान खराब करना चाहता है ना चाइना करना नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ऐसा। मगर हमने चाइनीज एम्बेसी से राब्ता भी किया और 2 हफ्ते से हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ वाज़े तौर पे आए, मगर उन्होंने कहा कि जो हमने स्टेटमेंट दे दी है, जो हमने चलाई है वो ही स्टेटमेंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के कानून के तहत इन चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और अगर ये बात समझ में आ जाए, सामने आ जाए कि इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, तो क्या ये पाकिस्तानी जेलों में ही इनको सजा मिलेगी? मुझे तो यही लग रहा है ना, बिकॉज माजी में तो यही होता रहा है।
आपकी बात सही है, ये पाकिस्तान के अंदर केस हुआ है और अगर उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है तो इनको पाकिस्तान में ही सजा मिलेगी और ये पाकिस्तानी जेल के अंदर ही रॉट करेंगे। इजाज़ साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो चाइनीज एम्बेसी है उधर से क्या हमारे लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की है कि जिस तरह एक खातून जिनको हमने इंटरव्यू किया बीनिश को, उसने हमें ये बताया कि उसके खावंद का जो पासपोर्ट था वो उसी के पास था मगर वो पासपोर्ट के बगैर चाइना चला गया। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह इरफान साहब भी बता रहे हैं, ये शक होता है कि शायद चाइनीज़ एम्बेसी में भी कोई इन्वॉल्व हो। तो कोई तहकीकात चाइनीज़ जो हैं वो अपने ऑफिशियल्स की भी कर रहे हैं और इस रैकेट के हवाले से ये बता रहे हैं कि जी चाइना में भी इस तरह का रैकेट है, उसके ऊपर भी हम क्लैंप डाउन करें। देखिए, पहली तो बात है कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री बता सकती है इस बारे में, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसमें हम कहें कि कोई चाइनीज़ एम्बेसी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो यहाँ पे लोकल मैरिज ब्यूरो हैं, जिन्होंने ये धंधा बनाया हुआ, वो ज़्यादा सबसे कसूरवार हैं। और उनसे ज़्यादा कसूरवार मैं उन वालिदैन को समझता हूँ कि जो बग़ैर देखे, बग़ैर किसी बात के अपनी बेटियों को पैसों के एवज़ बेच रहे हैं। और इसमें मैं तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी फ़िक्स होती है वो वालिदैन पे और वो जो लोकली हमारे मैरिज ब्यूरो बने हुए हैं उन पर फिक्स होती है कि जो बिल्कुल ये देखें, चाइनीज़ को तो वो लेके आते हैं ना, चाइनीज़ को तो जब पूरा जाल वो बिछा लेते हैं फिर उनको आगे ऑफर करते हैं ये लोग। सलीम इकबाल साहब, आप इजाज़ साहब की बात से मुत्तफिक हैं? जी, काफ़ी हद तक मैं इनकी बात से मुत्फिक हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि वालिदैन को भी तो सब्ज़ बाग ही दिखाए गए ना, नाम नहाद पास्टर्स ने सब्ज़ बाग दिखाए और फिर वो बेचारे इस जाल में फंस गए और गुर्बत और लालच इस कदर दिया गया कि यहाँ पे लड़कों की फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, 2-2 घर खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट को शुरू में ही इस पे एक्शन ले लेना चाहिए था। मैंने तो जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन जिन इदारों की जिम्मेदारी थी वो अगर बर वक्त एक्शन ले लेते तो इतनी ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ पे जा नहीं सकती थी। और रही इस बात प्रूफ की, तो अब देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी साबित हो रही है और लड़कियाँ जो कह रही हैं कि जिस्म फरोशी हुई है वो भी साबित हो रही है। और जितने फिर लड़कों का बैकग्राउंड चेक किया गया, सब के सब क्रिमिनल है। अब जैसे आप बता रही हैं कि बिनिश ने कहा कि उसके हस्बैंड का पासपोर्ट उसके पास है, तो उसने बगैर बताए मे बी एम्बेसी से दूसरा पासपोर्ट जारी करवा लिया हो कि मेरा गुम हो गया पासपोर्ट। और यूसी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, नादरा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि नादरा ने इनके आईडी कार्ड उनके हस्बैंड के नाम से बनाए हैं, यूसी ने उनके निकाह नामे रजिस्टर्ड किए हैं। अब देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने मार्च में एक हुक्म जारी किया था कि क्रिश्चियन सर्टिफिकेट जो है, मैरिज सर्टिफिकेट, ये रजिस्टर्ड किए जाए। अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये जो 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने चाइनीज शादियों के सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड भी करवा लिए और यूसी को अभी तक किसी इदारे ने नहीं पूछा कि आपने, ये बहुत अहम बात है, क्यों इजाज़ साहब, इस पे मैं चाहूंगी कि आप अपना मौकफ दें कि क्या वजह है कि नादरा को, यूसी को ये पूछा ही नहीं गया कि आप किस किस्म के सर्टिफिकेट जाली जारी कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई तहकीकात ही नहीं हुई अभी तक। और पादरी जाहिद ने एक ही यूसी से कोई 20 के करीब निकाह रजिस्टर्ड करवाए हैं। जी इजाज़ साहब, देखिए, ये बिल्कुल अगर प्रोविंशियल लेवल पर ऐसे अगर एक यूसी में इतने निकाह रजिस्ट्रार हुए हैं तो ये बिल्कुल इसकी तहकीकात होगी और ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ तक नादरा का और पासपोर्ट ऑफिस का तल्लुक़ है, ज़ाहिर बात है, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर हूँ, मैं ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही बता सकती है कि वहाँ ऐसा क्यों। हुकूमत तो आपकी है ना इजाज़ साहब, तो आपने उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन तो की होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने आपको तो बताया होगा। अगर हमें नहीं बताते ऑन एयर आके, आपको तो कुछ कहा होगा। देखें, मेरी सबसे बात हुई है और वो इस पे उन्होंने काम भी किया। आपको पता है कि ये नेशनल असम्बली में भी ये सवाल आया है। और ये देखें, ये इतना कुछ हुआ है तो अभी उस तरीके, वरना आपको पता नहीं है, सलीम साहब को पता है कि जिस तरीके से ये काम शुरू था, अभी तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल हर तरफ खामोशी छा गई है। वरना ये तो जिस स्पीड में चल रहा था, ये हुकूमत ने कार्रवाई की है तो ये रुका है काम। हमने एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो ये जाल था ये फैला हुआ था और इस जाल के अंदर कौन कौन से लोग आए और किन किन लोगों को इस्तेमाल किया गया, ये वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों के साथ जाली शादियों के स्कैंडल के बारे में। ऐसा ना आपने बात सुन ली इजाज साहब की, और जो एक्टिविस्ट है हमारे साथ उनकी भी आपने बात सुन ली। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका आखिर में मौकफ क्या है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या देंगे आप? मैं जी यही कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा कि ये काफी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल केस बन चुका है। इसको इंडिविजुअली हर चीज को देखना चाहिए। एक आदमी जिसने पासपोर्ट के बगैर ट्रैवल कर लिया, शायद उसकी बीवी ने उसका पासपोर्ट ना दे रही है, शायद कोई लड़ाई हुई है, डज नॉट मीन कि कोई उसने गलती की है, उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। जहां तक सलीम साहब ने कहा, लालच गोज बोथ वेज। ये भी हो सकता है कि फैमिलीज को पैसे मिले हुए हैं शादियां कराने के और बाद में उन्होंने ब्लैकमेल किया है इन चाइनीज को और पैसों के लिए। अच्छा, ये देखना, ये अहम नुक्ता आपने उठाया है। सलीम साहब, आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी इस पे। मिस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखें ये जितने लड़के आए हैं, किसी की 3 शादियाँ हैं, किसी की 2 शादियाँ हैं और पहले से शादीशुदा। ये सारी चीज़ें क्यों क्लियर नहीं की गई कि ये शादीशुदा है, ये कुंवारा नहीं है। 3-3 शादियाँ इन्होंने की हैं, निकाह पे निकाह इन्होंने की हैं, और 2 सगी बहनों ने 2 सगे भाइयों पाकिस्तानियों से जैसे शादी की और प्रेग्नेंट थी दोनों, और उनको ब्याह लिया और ब्याह के ले गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या साबित करती हैं, ये किस तरफ हमें लेके जा रही हैं ये सारी चीज़ें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म फरोशी और अज़ाब फरोशी की तरफ ये चीज़ें लेके जा रही हैं। हमने बात की है रागिब नईमी सरबराह जो हैं जामिया नईमा लाहौर के, और वो हमें बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2019 तक 31 चाइनीज़ इनके मदरसे से इस्लाम कबूल कर चुके हैं। फिर जब इनको ये मालूम हुआ कि ये लोग मशकूक हैं तो उन्होंने चाइनीज़ से अपना राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरे पास एक खातून गुजरावाला से आई और उसने ये कहा कि आपके अदारे से एक चाइनीज़ ने इस्लाम कबूल किया है और मेरी उससे शादी हुई, और मुझे वो गलत उमूर की अंजाम दही पर मजबूर कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उससे अलहदगी कर ली है। मैं उसके ख़िलाफ़ मुकदमाबाजी करना चाह रही हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस रहा कि मैं उस खातून का मुकम्मल बायोडाटा अपने पास न रख पाया कि मैं उसके बाद में भी मैं उससे राब्ते में रहता। जब ये बात मेरे सामने आई तो मेरे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, और उसके बाद मैंने फिर अपने फ्रंट डेस्क को ये कह दिया, जब भी कोई चाइनीज़ इस्लाम कबूल करने के लिए आएगा तो मेरे से मुलाकात किए बग़ैर आपने अपना ये फ़र्ज़ सर अंजाम नहीं देना। अच्छा रागिब नईमी साहब, ये बताइए कि ये जो चीनी बाशिंदे हैं ये आपको अप्रोच कैसे करते थे? मेरे इल्म में नहीं है कि जिनसे मेरी मुलाकात होती रही वो एजेंट थे या एजेंट के यहाँ मुलाजमीन थे। बहरहाल 1-2 अफराद से जो मेरी बात हुई और बड़ी तफसीली मेरी बात हुई तो मुझे ये बताया गया कि वो जो उनके साथ मौजूद हैं वो ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, और बतौर ट्रांसलेटर वो उस कंपनी के साथ अटैच हैं। एक बात और बड़ी अहम है कि मेरे पास जो अफराद जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ इस्लाम कबूल करने के हवाले से, ये लोग ज़्यादातर एयरपोर्ट के करीब एक छोटा टाउन है, जो मेरा इल्म है कि ये वहाँ पर बाकायदा कोई कोठी या बाकायदा कोई इन्होंने वहाँ पे घर लिया हुआ था जहाँ पे ये लोग रहते थे। सरूप इजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ह्यूमन राइट्स वॉच से आपका ताल्लुक़ है, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हाल ही में बयान जारी किया है कि पाकिस्तान और चीन इस ब्राइड्स ट्रैफिकिंग पर एक्शन लें। सरूप साहब, मुझे ये बताइए, बार बार ये ख़बरें आती हैं कि जी चाइनीज़ जो हैं वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके इस तरह लड़कियों को वापस चाइना लेके जाते हैं, तो क्या ये उनके लिए मामूल की बात है? देखिए, मामूल की बात तो मुश्किल है कहना है कि नहीं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से ममालिक से ऐसी जो रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है हाल ही में, म्यांमार से, बर्मा से, उसके अलावा वियतनाम, लाओस, साउथ कोरिया से, जहाँ पे ट्रैफिकिंग खास तौर पे ख़वातीन की, खास तौर पे यंग ख़वातीन की, जवान उम्र ख़वातीन की जो ट्रैफिकिंग है वो होती है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक वजह जो दी जाती है वो ये है कि शायद एक जेंडर गैप है, एक जेंडर डेफिसिट है। चाइना में क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, सिर्फ एक बच्चा जो अलाउड था फ्रॉम 1979 टू 2015, और उस दौरान बहुत से लोगों की जो प्रेफरेंस रही वो मेल चाइल्ड की रही। और अब मसला ये है कि चाइना में कुछ अंदाजों के मुताबिक 4 करोड़ ख़वातीन जो हैं
वो कम है जो कि आबादी के तनासब से होनी चाहिए थी। एक तो शायद ये जरूरत पेश आती है उनको कि टू फाइंड ब्राइड्स, जैसे जो बात हो रही है कि कोई बहुत से मकसद होते हैं ट्रैफिकिंग के, कुछ ब्राइड्स के लिए किया जाता है, कुछ में हमने देखा कि उनको जो मजबूर किया जाता है कि वो जिस्म फरोशी करें वगैरह वगैरह। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि चाइना एक, क्योंकि ज्यादातर ममालिक जहाँ से ये ट्रैफिकिंग होती है उनके साथ जो रिलेशनशिप है चाइना का, वो रियासत का खास तौर पर हुकूमतों का, वो एक उसमें पावर इम्बैलेंस है। यानी कि चाइनीज हुकूमत के साथ जो बात करना शायद उतना आसान नहीं है, ये बात करने से भी लोग कतराते हैं कि कहीं हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाएं। चाइना का लीगल सिस्टम भी ऐसा है कि एक दफा जो वहां पे चला जाए उसके लिए भी दुश्वारियां आए। बहुत से लोग जो जाते हैं, जिस तरह जो पाकिस्तान से खवातीन जो गई, जो इस चीज की विक्टिम बनी, उनके लिए बहुत मुश्किल है नेविगेट करना एक सोसाइटी या एक लीगल सिस्टम जहाँ पे जबान भी एलियन है, जहाँ पे कल्चर भी एलियन है, जहाँ पे हुकूमत कानून की वर्किंग भी उनसे एलियन है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है ट्रैफिकिंग का। जी सलीम साहब, जिस तरह के सरूप साहब भी बयान कर रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल है जब इस तरह की रिलेशनशिप होती है और इम्बैलेंस रिलेशनशिप होती है कि हम इस पे बात कर सकें या इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई कर सकें चाइनीज़ के साथ मिलके, मगर चाइनीज़ बहरहाल इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं जिस तरह के एजाज साहब कह रहे हैं। मगर उन्होंने साथ साथ ये भी बयान दिया है और कहा है कि जो इल्लीगल मैरिज ब्रोकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जो शादियां कर रहे हैं, वो चीनी बाशिंदे या वो पाकिस्तानी लड़कियां। हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती पे मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ, लेकिन इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि हमारी बेटियों बहनों की इज़्ज़तों के साथ खेला जाए। लेकिन ये चंद शरपसंद अनासर जो हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसको बिल्कुल रोकने की हमें ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आंखें खुली रखने की ज़रूरत है और अगर बर वक्त इस पर एक्शन हो जाता तो मेरा ख्याल ये इतना बड़ा लॉस नहीं होना था हमारा। एजाज साहब, बर वक्त एक्शन नहीं हो सका, उसकी क्या वजूहात थी वो मैंने आपसे पहले भी पूछी, आप बताना चाहें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, मगर ये भी बता दीजिए कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या इनके खिलाफ एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और आप किस हद तक जाएंगे? क्या चाइनीज़ एम्बेसी के साथ मिलके आप लोग क्लैंप डाउन कर रहे हैं? देखिए, मैं पंजाब की हद तक बात करता हूँ। जिस तरह हमें ठोस सबूत मिले, फैसलाबाद में ऑपरेशन हुआ, लाहौर में ऑपरेशन हुआ, गुजरांवाला में ऑपरेशन हुआ, ठीक है, इस्लामाबाद से हमें ये पता चला, हमने एक लड़की को जो फ्लाइट से उतरवा लिया। तो मकसद कहने का ये है कि जब कोई ठोस सबूत होगा तो कार्रवाई होगी। जब पेरेंट्स और सारे वो आपस में मिल जाएंगे तो उस पे निकाहनामे इनके जाली हैं, इनके कैंसिल करें निकाहनामे। ये जो निकाह खान निकाह पढ़ रहे हैं सर, वो सारे निकाहनामे जाली हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल करें। वो हमने उसकी पूरी लिस्ट बना के उनको हम कैंसिल कर रहे हैं और उनको खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सरूप साहब, आप हमें कुछ बता सकते हैं, चूँकि आपने इसके ऊपर रिपोर्ट भी जारी की है, ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा था? देखिए, पाकिस्तान में तो ये जो एविडेंस इसके आना शुरू हुई वो तो रिसेंटली है, वो तो पिछले चंद माह से जो बात पब्लिक डोमेन में आई वो आई। लेकिन बायलैटरली ह्यूमन राइट्स एंगल से एक बायलैटरल अरेंजमेंट पाकिस्तान और चाइना का, क्योंकि दोनों हुकूमतें हम तवक्को करते हैं इस मामले में संजीदा होंगी और हैं, अगर वो है तो बायलैटरल एग्रीमेंट करें जिससे ये आसान हो कि, क्योंकि इसमें जो विक्टिम्स ट्रैफिक हो जाते हैं उनके लिए ऐसा कोई रिकोर्स होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि वो वहां किसी अथॉरिटीज को राब्ता कर सकें और वापसी की तरफ आ सकें। तो आपका ये कहना है कि बायलैटरली दोनों मुल्कों को इस इशू को देखना चाहिए? और फॉर्मली कोई एग्रीमेंट भी कर लें तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी तजवीज़ है एजाज साहब। हम उम्मीद करते हैं कि तजवीज़ जो है ये आप वफाकी हुकूमत से भी आप इसकी दरख्वास्त करेंगे। सलीम इकबाल साहब, सरूप एजाज साहब, एजाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें कामरान साहब ने भी ज्वाइन किया था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक से ख़ास तौर पे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहें, मगर जहाँ जिस किसी के भी ज़िंदगी को ख़तरा हो या ह्यूमन स्मगलिंग हो रही हो या उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट कोई कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है दोनों ममालिक को बायलैटरली ऑफिशियल तौर पे, जिस तरह सरूप साहब ने कहा, कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।